तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, टुडे सेशन इज अबाउट सीए गाइडेंस सेशन, जिसमें आपको सीए के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ए टू जी सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, आप अगर एक चीज़ को देखें, अगर मेरे पास ये जो फर्स्ट पेज है, इस पेज से रिलेटेड ही एक मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा। सीए के बारे में एक बात कही जाती है कि इट इज सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। जरा ये मुझे बता दें कि ये सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। एक आम क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आता है होगा कि ये सिग्नेचर से आखिरकार मुराद क्या है। तो मैं पहले आपको बताता चलूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी एम्बिगुइटी है जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आती है। पहले मैं उसे जरा रिजॉल्व करना चाहूंगा ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस बात को अंडरस्टैंड कर लें और समझ लें। जी जी, सिग्नेचर क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड क्वालिफिकेशन। चलो ये दोनों बातें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, ये सीए के बारे में ना एक बड़ी एम्बिगुइटी है। वो एम्बिगुइटी ये है कि स्टूडेंट्स को वो ये कहते हैं कि ये सीए तो डिग्री नहीं है, तो हम सीए क्यों करें, ये हमें बताएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल सही कहते हैं जी, सीए डिग्री नहीं है। अच्छा, मुझे पहले आप ये बताएं कि ये डिग्री चाहिए किस लिए होती है। इसलिए चाहिए होती है ना कि जो काम आपने करना है वो काम आप कर सकें। यही बात है ना। इसके अलावा तो और कोई डिग्री का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये डिग्री होती किस वजह से है, अब इसी के ऊपर बात होने जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, डॉक्टर डिग्री लेगा जनाब एमबीबीएस की, ऐसे ही है ना। एमबीबीएस की डिग्री लेगा तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद क्या ये डॉक्टर क्लिनिक ओपन कर सकता है? मुझे आप ये बताएं। तो आप कहेंगे कि सर कर तो सकता है। मैं कहूंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डिग्री लेने के बाद जो क्लिनिक खोलना है, उस क्लिनिक को ओपन करने के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेशन चाहिए कि यस ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। और अब इस सर्टिफिकेट के बाद ही ये अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है। चाहे इसके पास डिग्री आ गई है, ये क्लिनिक ओपन नहीं कर पाएगा। अब सीए के ऊपर वापस आते हैं। सीए जो होते हैं, जो सीएस होते हैं, असल में ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले होते हैं। कैसे ये मैं बात बोल रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सीए का एक पर्सन कंप्लीट ऑडिट कर देता है किसी कंपनी का, तो इसका सिर्फ एक सिग्नेचर, एक क्वालिफाइड का सिग्नेचर अगर कर दिया जाए उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें लिखा हो कि यस मैंने ये सब देख लिया है और जो कुछ भी अब यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुकम्मल तौर पे ठीक है, और अब ये कंपनी जो है इसका मुकम्मल ऑडिट किया जा चुका और करने वाला मैं हूं। जब सीए अपना सिग्नेचर कर देता है तो उसके बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी, मैं दुनिया का वर्ड यूज कर रहा हूं, पाकिस्तान चले, पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत, बड़े से बड़ा महकमा उस कंपनी के ऊपर आके कभी भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि एक सीए का सिग्नेचर उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर होता है। दैट्स व्हाई वी से दिस इज सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। जनाबे वाला, एमबीबीएस का डॉक्टर डिग्री लेने के बाद नहीं ओपन कर सकता क्लिनिक, क्योंकि सर्टिफिकेशन चाहिए। और ये सीए का जो पर्सन है, वो जब सीए कर लेता है तो उसका सिर्फ एक सिग्नेचर, असल में वो सर्टिफिकेशन होता है, जिसके बाद ये बताया जाता है कि यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग। आप वो बड़े पर्सन होगे कि जिसका सिर्फ एक सिग्नेचर जो है वो मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने जब आ गया, और उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जब आ गया, तो आपके सिग्नेचर की इतनी वैल्यू है कि बड़े से बड़ी कंपनी भी जो है, बड़े से बड़ा जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, वो उस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले सकता। तो दिस इज व्हाट मींस बाय सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। अब जो कहते हैं कि डिग्री होनी चाहिए, ये वो, तो हम कहते हैं जनाब ये सर्टिफिकेशन है, ऐसी सर्टिफिकेशन जो आपको, डिग्री होल्डर्स को भी वो प्रिविलेज नहीं देता जो प्रिविलेज सीए आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जनाबे वाला, आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशंस के बारे में। करियर डिसीजंस, यकीनन एक स्टूडेंट जब इंटरमीडिएट करता है तो उसके बाद बहुत से उसके सामने करियर्स आते हैं। लॉयर बनना है, आईटी एक्सपर्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसको अपने इस करियर की तरफ बढ़ने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत होती है कि वो किसी ना किसी करियर को अडॉप्ट तो लाजमी करे ही करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल ये सारे प्रोफेशन तो हैं, लेकिन उसके साथ एक ऐसा प्रोफेशन जो इन सब प्रोफेशन को
से रिलेटेड जब हम बात करें तो सब प्रोफेशन में भी एक प्रोमिनेंट मुकाम रखता है, हम उसको अभी तक क्यों भुलाए बैठे हैं? सवाल तो ये आता है, इस प्रोफेशन से रिलेटेड क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, या ऐसी बहुत सी एम्बिग्युइटीज हैं जो आई होती हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर अगर एक स्टूडेंट अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लेता है तो वो यकीनन एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, दूसरे आईटी एक्सपर्ट से भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन ले सकता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी प्रिविलेज्ड जॉब्स हैं उन सब का जो होल्डर है, उन सब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन रखने वाला जो होता है उसे ही तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देते हैं। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं, बातों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, परसेप्शंस हैं कुछ सीए को लेकर कि ये डिफिकल्ट है, दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जनाब, और तीसरा ये कि ओहो, ये वाली बात कहते हैं कि इसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, इसमें सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, मिलती है, क्योंकि जो सीएस होते हैं वो हाई सैलरी इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, चौथे इसके बारे में परसेप्शन है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन से रिलेटेड। पहली बात करते हैं कि डिफिकल्ट। मुझे आप ये बात बताइए कि बेटा, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो क्या डॉक्टर आप वैसे ही बन जाएंगे? डॉक्टर बनने के लिए जाहिर सी बात है ना कि आपको वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने इंजीनियर बनना है तो मुझे बताएं कि इंजीनियर बनने के लिए क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती? तो आपको तभी काम करना पड़ता है, मेहनत तो आपको तभी करनी पड़ती है। तो जनाबे वाला, आखिर जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सब में मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूं, खुशखबरी आपके लिए यह है कि डॉक्टर और इंजीनियर्स को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उस मेहनत का सिर्फ 40% अगर आप सीए में कर लेते हैं ना तो आप पास कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर की बात करते हैं, तो ये जो डॉक्टर होता है उसको ऑन एवरेज कितना पढ़ना पड़ता है एक दिन में? एक दिन में कितना पढ़ना पड़ता है जरा फर्ज कीजिए, मिनिमम तो वो पढ़ता होगा ना, 6 से 8 घंटे तो पढ़ता होगा। ठीक है, इंजीनियर है तो उसके लिए भी यही हिसाब है। सीए के बारे में अब क्या है? सीए के बारे में कहा जाता है कि जो स्टूडेंट लेवल 1, पीआरसी जो लेवल होता है, इस लेवल 1 में सिर्फ 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट अगर देगा, ठीक है, तो ये स्टूडेंट बड़े आराम से पीआरसी को पास कर सकता है। और विद इन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स ये फर्स्ट लेवल अपना क्लियर कर लेता है, 5 मंथ्स के अंदर अंदर। और जब हम बात करते हैं सेकंड लेवल की, तो इस सेकंड लेवल के बारे में भी सुनते जाएं जनाब। अगर आप पर सब्जेक्ट सिर्फ 1 घंटा देते हैं, 1 आवर डेली, सिर्फ 1 घंटा आप देते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने इस सेकंड लेवल को भी पार कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो यही 2 लेवल के बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भाई ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, इन्हीं को ही नहीं पार किया जाता, ये सीए इंटर हो ही नहीं सकता। तो जनाब ये लेवल 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह जब आप आगे आर्टिकल्स में जाएंगे और सीफैब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उस सूरत में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने 1 घंटा पर सब्जेक्ट एक दिन देते जाएं तो आप बड़ी आसानी से सीए को पास कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब दूसरी जो परसेप्शन है, एंड दैट इज कि सीए जो है ना जनाब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओए होए, ये बात भी बड़ी कही जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उनको छोड़ के जितने भी आप डिग्रीज की तरफ चले जाएं, जितनी भी डिग्री सेमेस्टर वाइज आप डिग्रीज की तरफ चले जाएं, तो जनाब उनको 600,000 यानी 6 लाख रुपए ये एक डिग्री को अचीव करने में लगता ही लगता है। ये मैं मिनिमम बात आपको बोल रहा हूँ, ये मिनिमम बात मैं कर रहा हूँ, मिनिमम 6 लाख रुपया लगता है। लेकिन जब आप सीए की बात करते हैं तो मैं इसमें आपको बताता चलूं, फर्स्ट लेवल में मिनिमम जो इसके लिए फीस होती है, मिनिमम जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में बड़े आराम से उसमें हो जाता है, जिसमें आप नाम देते हैं जनाब, वो उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अलग हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आगे आएगी बात। 25,000 से लेके 30,000 के बीच बीच में आप फर्स्ट लेवल को कवर कर जाते हैं। फर्स्ट लेवल 25 से 30,000। ठीक है, ये मैं पढ़ने की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, जब आप उनके पेपर्स देते हैं, पेपर्स में भी डिफरेंट बात है, पर पेपर फीस जो है वो तकरीबन 6,000 के करीब है। तो आप अगर इसकी बात करें तो जनाब 30,000 में ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 60,000 में आपका फर्स्ट लेवल जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड लेवल की जब आप बात करते हैं तो सेकंड लेवल में भी आपके 8 पेपर्स हैं। तो 8 पेपर्स को में अगर आप देखेंगे तो जनाब हर पेपर जब पढ़ते हैं आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके, तो उसकी फीस होती है तकरीबन 15 से 20,000 के करीब, अगर आप फिजिकल पढ़ते हैं।
अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये फीस कम होके तकरीबन 8 से 12,000 के करीब करीब हो जाती है। ठीक है, 8 से 12,000 हम फर्ज कर लेते हैं कि जनाब ये 20,000 पर सब्जेक्ट है। तो अगर आप उसके पेपर की फीस भी साथ करें तो सारे पेपर्स की फीस मिला के तकरीबन 555 से 6,000 के करीब करीब है। तो आप अगर उसके ऊपर भी आए तो तकरीबन आपके जो पैसे हैं वो कोई 200,000 इस पे लग जाता है। ठीक है, ये सेकेंड लेवल पूरा हो गया। फिर उसके बाद जब आप आगे आते हैं सीफैब लेवल के ऊपर, तो सीफैब लेवल के अंदर बहुत ज्यादा आसानी ये हो जाती है कि आप उस वक्त स्टार्ट कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग से पर मंथ मिनिमम आपको 20,000 तो स्टाइपन के तौर पे मिलता है, और जो बढ़ता चला जाएगा, और 3.5 साल तक आपको मिलता ही जाएगा, 3.5 साल तक मिलता रहेगा। आप फर्ज कर लें कि स्टार्ट में आपको 20,000 मिला, और इसी दौरानिए में आपने क्या किया कि सीफैब अपना थर्ड लेवल क्लियर कर लिया, तो उसी वक्त आपकी मिनिमम जो स्टाइपन है वो 80,000 हो जाती है जनाब। 80,000 ये है जनाब, इस क्वालिफिकेशन के दौरान ही आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसी को सिर्फ 20,000 को ही 3.5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, तो मुझे पता है पहले 2 लेवल की फीस से भी कहीं आगे आप चले जाते हैं। ये ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, आपको मिल भी रहा होता है, एक पॉकेट मनी मिल रही होती है, मुझे सैलरी तो नहीं कहेंगे, आपको सिखाया भी जा रहा होता है, और सिखाने के बाद आपको पैसे भी दिए जा रहे होते हैं, जनाब ये पैसे भी आप हमसे लें और सीखें। ये कहाँ पे होता है? किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, वहां पे जब तक आप डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, और यहाँ पे देखिए आपको साथ साथ जॉब मिल रही है। तो मतलब क्या है कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज 6 लाख तक तकरीबन उनका एक्सपेंस होता है, और आपको बाद में जॉब मिलेगी उसकी भी श्योरिटी नहीं है, आपको कैसे जॉब मिलेगी इसकी भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर आप जितने मर्जी, अगर हम देखें इसके ऊपर तकरीबन 4 लाख के करीब करीब पढ़ने के साथ साथ आता है, तो आप उसके उससे कितना ज्यादा कमा लेते हैं ड्यूरिंग आर्टिकल्स, अगर आप इसकी बात करें तो एक्सपेंसिव है। अब आप खुद ही बताएं, तकरीबन कुछ 4 लाख के करीब करीब जो है ना वो पढ़ने के साथ साथ इसके ऊपर जो है वो खर्चा आता है सीए के ऊपर। और दूसरी यूनिवर्सिटी में 6 लाख, यानी बाकी जितनी भी डिग्रीज हैं आप उनका हिसाब लगा के देख लें। ये मैंने आपको मिनिमम बताया, ठीक है, वरना तो 8 से 10 लाख तक है जो सीए से रिलेटेड करीब करीब कोई क्वालिफिकेशन अगर है तो। अच्छा जी, हाई सैलरी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के जितने भी टॉप 5 सीज, C5, ठीक है, टॉप 5 सीज जो हैं जिनके जिनमें सीईओ है, चीफ जिनके साथ आता है, उन्हें टॉप 5 क्या बोलते हैं, सीज बोलते हैं। तो जितने भी कंपनी के वो अफराद हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जनाब, और उनकी सैलरी आप, अच्छा हमारे, आप जरा सर्च कीजिएगा, मैं अभी आपको इतना ज्यादा इसलिए नहीं मैं बता रहा कि टाइम की लिमिटेशन है, आप सर्च कीजिएगा कि कितने ज्यादा अफराद जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, ये कितनी सैलरी चार्ज करते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप उनके ऊपर भी रिसर्च करें कितनी ज्यादा वो सैलरी ले रहे होंगे, तो ये वाकई हाई सैलरी इसमें मिलती है। लॉन्ग ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया कि जनाब इसमें फर्स्ट लेवल जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 5 मंथ्स में कवर कर सकते हो, फर्स्ट लेवल 5 मंथ से में कवर हो सकता है। सेकेंड लेवल की जब बात करते हैं तो वो आप 18 मंथ्स बड़े आराम से, 3 पेपर और 2 पेपर करके, यानी हर 6 6 माह बाद इसके पेपर होते हैं, तो आप 18 मंथ्स में बड़े आराम से, यानी पहले 2 साल में आप फर्स्ट 2 लेवल्स अपने कवर कर चुके होते हो। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और उसी में आपने थर्ड और फोर्थ लेवल के पेपर भी साथ दे देने हैं, तो तकरीबन 5.5 साल से लेकर 6 साल तक ये जनाब टाइम लगता है सीए को मुकम्मल तौर पे क्वालिफाई करने के लिए। और जब आप सीए क्वालिफाइड हो जाते हैं, इसका मतलब है आपके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका है, 3.5 साल किसी इंडस्ट्री का, किसी फर्म का आपके पास ऑलरेडी आ चुका होता है, और 6 साल में आप मुकम्मल क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट बनने के बाद मिनिमम से मिनिमम आप जो है वो 200,000 तक, अगर आप कैपेबल हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो जनाब अब कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है मैंने बता दिया, 5.5 से 6 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं है इसके ऊपर। तो मैं जरा अभी देख लूं किसी स्टूडेंट का मेरे पास इस वक्त अगर कोई क्यूरी, जी इस वक्त कोई मेरे पास सवाल नहीं है। मैं देखना चाहता था अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी कोई सवाल है आपके माइंड में, प्लीज बता दें।
नहीं है जी। चलें आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं। आप ये बात अपने माइंड में समझ लीजिए कि इसका बजट, बजट की जब बात करते हैं तो बजट मिनिमम है। अगर आप एफर्ट्स की बात करते हैं तो एफर्ट्स दूसरी डिग्रीज के मुकाबले में यकीन कीजिए कि मॉडरेट हैं, ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपको कम एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और उसका रिजल्ट आपको माशाल्लाह बहुत ही शानदार मिलता है। एफर्ट इस तरह से है कि आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लेना है। ठीक है, सीए को एक चैलेंज के तौर पे आपने एक्सेप्ट करना है। एक चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, चैलेंजिंग है। आपकी तमाम एबिलिटीज में आपको माहिर बनाया जाता है, एक्सपर्ट बनाया जाता है, और उसके बाद यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर अर्निंग माशाल्लाह वेरी मच अमाउंट। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, डिस्कस करते हैं सीए की ओपन फील्ड से रिलेटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सीए कर सकता है, तो हमें बात करनी है, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। तो मैं बताता चलूँ आपको बेटा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग है, वेदर इट इज प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इसी तरह जनरल ग्रुप है जिसे आप आर्ट्स का नाम देते हैं, ये सारे जनरल ग्रुप्स भी हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल एजुकेशन, ए लेवल्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए सीए इज ओपन। अच्छा, इनके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि अगर एक स्टूडेंट ने 14 ईयर एजुकेशन ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए भी सीए ओपन है। अगर 16 ईयर्स उसके पास मास्टर्स डिग्री है तो उसके लिए भी सीए ओपन है। ठीक है, यहां तक कि जो 16 ईयर एजुकेशन वाला है उसके लिए लेवल 1 पीआरसी वो मुकम्मल तौर पे एग्जाम्प्ट होता है, और उसके साथ साथ उसकी डिग्री में, बाकी बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जब उसने 16 ईयर एजुकेशन की होती है तो उसमें फर्स्ट लेवल तो मुकम्मल तौर पे एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड लेवल के भी वो पेपर्स जिनका सिलेबस उसकी इस 16 ईयर डिग्री से 70% मैच कर रहा होगा, उसको उसमें भी एग्जाम्पशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं जनाब। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों, एक सवाल हमारे माइंड में आता है। तो जनाब सुन लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, प्रेस्टिजियस और ऑनर गिविंग और आपको फ्रूट्स देने वाली ये एक क्वालिफिकेशन है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मजीद बात करते हैं कि जनाब इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों के ऊपर बात की जाती है। मजीद लीडरशिप पोजीशन में अगर आप पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो यस, दिस क्वालिफिकेशन इज मेड फॉर यू। मजीद बात करते हैं इससे रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे मुल्क की तरक्की में हम बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं अगर हम इस क्वालिफिकेशन के साथ अपने आप को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर लें, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि ये रिकग्नाइज्ड है ग्लोबली, पूरी दुनिया में इस सीएस को माना जाता है, जाना जाता है। और जनाबे वाला, ये सीएस पूरी दुनिया में ये ऐसी क्वालिफिकेशन है कि पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। मजीद बात करते हैं जनाब, ये स्पेशलिस्ट फील्ड इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें जनाब अकाउंटिंग है, ऑडिट है, फाइनेंस है और टैक्सेशन है। कोई स्टूडेंट कहे कि सर वो सर मैं तो मेडिकल फील्ड से हूं, मुझे क्या इनका पता। जनाब मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ एक चीज आपसे चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी। हर चीज आपको स्क्रैच से सिखाई जाती है, बताई जाती है, और आपके लिए उसे करना मुश्किल नहीं रहता इफ यू आर कंसिस्टेंट। मजीद आगे बात करते हैं जनाब। अब हम बात करते हैं जनाब, बड़ी अहम बात कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक पिलर का काम करती है, एक पिलर का। और वाकई दीज आर नॉट ओनली वर्ड्स, दिस इज प्रैक्टिकल। पाकिस्तान में ज्यादातर सीईओ, सीएफओ, कंपनी एडवाइजर्स, सेक्रेटरीज, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जितने भी हैं लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जनाब। और ये भी याद रखें कि ग्लोबली सीए जो होते हैं वो सी लेवल एग्जेक्टिव, वही मैंने आपको बताया, सी लेवल्स क्या, जिनमें सीईओज, सीएफओज, एग्जेक्टिव ये सारे आते हैं ये। और दूसरा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, अमेरिका में एक मैगजीन छाया होता है, उसका नाम है जी फॉर्च्यून मैगजीन। उसमें टॉप अमेरिकन के जो 500 कंपनीज हैं, 500 कंपनीज उनकी लिस्ट आती है, और जनाब उनके अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये अमेरिका की मैं आपको बात बता रहा हूं। मजीद आगे बढ़ते हैं, और यहां से जा सकते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बल्कि गए हुए हैं बहुत से। अब क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जरा इसको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसको अगर हमने समझा तो
हमने सब कुछ अच्छे अंदाज से समझ लिया। सबसे पहली बात कि अगर एक स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट, चाहे वो उसने किया है जनाब प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, टेक्निकल एजुकेशन है, वट एवर, और इसके साथ साथ अगर ए लेवल उसका कवर है, तो ही इज एलिजिबल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद जनाब पहला उसने लेवल पे आना है, पहला पड़ाव है जिसका नाम है पीआरसी, और इसके 5 पेपर्स हैं जो उसने कवर करने होंगे। फिर उसके बाद जब पीआरसी कवर करेगा तो वो कैफ के अंदर आएगा, और कैफ के लिए उसने 5 नहीं 8 पेपर्स देने होंगे, 5 से बढ़कर अब 8 हो गए। जब वो कैफ कवर कर लेगा तो 3.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होगी उस स्टूडेंट की, जो कि किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में होगी। मजीद क्या कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, उसी ट्रेनिंग के दौरान ही सीफैप के 6 पेपर्स हैं जो वो पास करने होंगे, उसे उसे करने चाहिए। अगर वो नहीं ट्रेनिंग के दौरान कर पाता तो बाद में करेगा, करता रहेगा। मजीद क्या कि फिर 2 पेपर्स होते हैं एमएस से, एक लेवल है, नेक्स्ट लेवल है सीफैप के बाद, उसे इसको पार करना होगा, और उसके बाद जनाब हाँ जिसका इंतजार वही कि वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन प्रोसेस दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको देखें। मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जनाब। अब बात ये जरा समझें कि जो अक्रॉस द ग्लोब सीएस की बात जब हम करते हैं ना, तो ओवरऑल याद रखें कि 75% जो अफराद हैं वो लोकल हैं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। और 25% जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनमें 25% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओवरसीज की जब हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो उसमें याद रखें कि मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज से जनाब आते हैं 43%। यूरोप 234 अफराद हैं, यानी तकरीबन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो 11% है। इसी तरह यूएसए कनाडा में जो जाते हैं अफराद सीएस जो ओवरसीज हैं जनाब, उनकी जब हम बात करते हैं तो इसी तरह मुकम्मल तौर पे एक आपके सामने पाई चार्ट है जिसके जरिए से आप समझ सकते हैं। आप याद रखें कि जो सीएज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से ए सी और एफ सी ए क्या है। जब आप सीए क्वालिफाई करते हो उसके बाद एक्सपीरियंस आप गेन करते हो तो ए सी एस एंड एफ सी एस आप बनते हो। तो जनाब उसमें भी आप प्रोपोर्शन देख लीजिए कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो सीएज और एफ सी एस की मौजूद है। पूरी वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे सामने कुछ एक बात ये आती है कि जनाब ये सीए तो करते करते उम्रें बीत जाती हैं, हम सीए कैसे कर सकते हैं जनाब, बड़ा टाइम लग जाता है सर, हम कैसे कवर करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है इसके लिए। तो मैं आपके सामने कुछ सक्सेस स्टोरीज लेके आ जाता हूँ। ये वो अफराद हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने अंडर एज 24 सीए किया है। ये वो अफराद। और इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं, आई कैप मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे मैंने सुना कि बता रहे थे हमें प्रेसिडेंट आई कैब कि जनाब एक स्टूडेंट जिसकी एज जस्ट 22 ईयर्स थी, 22 साल की उम्र में शी क्वालिफाइड सीए, उसने सीए को क्वालिफाई कर लिया। तो आइए जरा इन सक्सेस स्टोरीज के बारे में, इन अफराद के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं और पढ़ते हैं जी। पहले हमारे पास है जनाब सीएस बिलो एज 24। तो इनका नाम अली जैन साहब है, और ये इस वक्त फर्गूसन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इस वक्त तो वो क्वालिफाई वगैरह करने के बाद ये उसके अंदर एसोसिएट इंश्योरेंस है। इसी तरह जनाब हमारे पास हैं अक्सा मजीद हैं। अक्सा मजीद के साथ हमारे पास अहमद अरसलान हैं, जिन्होंने 24 ईयर से 24 उनकी एज अभी हुई नहीं है, उससे पहले पहले वो सीए कर चुके। इसी तरह मिस हबीबा फातिमा हैं, और उसके साथ मिस्टर अली शेर हैं, और उसके साथ साथ मिस आलिया नकवी हैं। बहुत सी तादाद मौजूद है, बहुत तादाद है, लेकिन मैं आपके सामने लिमिटेड टाइम, लिमिटेड होने की वजह से सिर्फ इन अफराद को यहाँ पे बता पाया। मतलब ये कि सी इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट चैलेंजिंग, एवरी वन कैन डू इट। मजीद आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे मैसेज कर दें। ओके, फंटेस्टिक हो गया। चलें जी, थैंक यू बेटा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। और एक्चुअली दरमियान में बस एक प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से टेक्निकल इशू की वजह से हम जो है वो क्लास अपनी स्टार्ट नहीं कर सके, वो एकदम बंद हो गई। तो चलें जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमारी बात चल रही थी, और उसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। तो बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट, सबसे पहली बात तो हमने यही करनी है कि इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर क्या है। तो याद रखें कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट आएंगे जनाब पीआरसी लेवल में, लेवल 1 में।
और फर्ज करें खुदा ना खास्ता मार्क्स अच्छे नहीं आ सके सर, मेहनत नहीं कर सका इंटरव्यू में, लेकिन अब मैंने अपने आप को मनवाना है सर, सर अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी सर, तो ठीक है जी, 50% मार्क्स तो मिनिमम फिर भी जरूरी है। 50% से 60% के दरमियान दरमियान जिस बच्चे के मार्क्स हैं उसको सिर्फ एक क्यूएटी टेस्ट देना पड़ेगा, क्यूएटी टेस्ट देना पड़ेगा, जो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी 3-3 महीने में के हिसाब से। तो आपने वो क्यूएटी टेस्ट देना है, दें, पास हो और जनाब आ जाएं पीआरसी के अंदर। तो मैं बताता चलूं आपको जनाब क्यूएटी से रिलेटेड कि क्यूएटी के तमाम लेक्चर्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिए हैं। आप उनको लेक्चर्स को लीजिए और क्यूएटी पास करके पीआरसी में आइए, वेलकम, वहां पे भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो क्यूएटी को पास करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देखें और पीआरसी में आ जाएं। मसला नहीं है इतना, अगर आप वाकई में चाहते हैं मेहनत करना और आप कहते हैं कि अब मुझे मेहनत करके रहनी है, तो फिर उसके लिए यही क्राइटेरिया है कि आपने अब पीआरसी के अंदर आने से पहले क्यूएटी पास करना है, अच्छे से पास करें और आ जाएं। एग्जेप्शन क्या होती है जनाब? एग्जामेशन का भी मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। पहला ये कि जनाब आपके 70% मार्क्स होना जरूरी है आपके उस सब्जेक्ट में जिसमें आपको एग्जामेशन चाहिए, ये बात याद रखें। अच्छा, अच्छा, ये पहली बात तो ये कि 70% तो टोटल होने चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, 70% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में एज अ होल, और जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए उसमें 75% मार्क्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और सिलेबस जो है वो 70% मैच होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट के साथ जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिशन क्लेम करना चाह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद बात की तरफ आते हैं जनाब। अब ए लेवल के ऊपर बात करते हैं। 3 पास ग्रेड चाहिए आप लोगों को, 3 पास ग्रेड चाहिए आपको, और बिलो 3 पास ग्रेड्स अगर आपके होंगे तो आपको भी जनाब क्यूएटी देना पड़ेगा, क्यूएटी आपके लिए जरूरी होगा। एग्जामिशन कैसे है? मिनिमम 2 बी चाहिए, बी ग्रेड चाहिए आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, और सिलेबस आपका 70% मैच होना चाहिए प्रिस्क्राइब सिलेबस से जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। मजीद आगे बात करते हैं जनाब। सीए आपको ऐसे नहीं छोड़ता, सीए की बॉडी जो आपकी एग्जामिनेशन लेती है, ये बात याद रखिएगा, उसका नाम है आई कैप। तो जनाब आई कैप एक ऐसा बोर्ड है, जैसे आप इंटरमीडिएट में थे तो लाहौर बोर्ड था आपका, गुजरांवाला बोर्ड था, आपने ए लेवल के पेपर दिए तो कैम्ब्रिज था, तो इसी तरह आई कैप बोर्ड है। अब आई कैप के अंदर कुछ ऐसे बच्चे अगर आते हैं वो कहते हैं जी हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं सर, सर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, नो प्रॉब्लम है। तो आई कब ये नहीं कहता हम अनाउंस करेंगे अवाम के सामने कि हमने इसको इतना स्कॉलरशिप दिया है, इस बच्चे को, हम इस बच्चे को सोशल मीडिया पे प्रोमिनेंट करेंगे और हम फिर उसको स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता जनाब, सारा सीक्रेटली चलता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली। तो जनाब 3 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं जो आई कैप आपको प्रोवाइड कर रहा है। ईदी टैलेंट स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट एंडोमेंट स्कॉलरशिप है, और एसएफएस है जिसका नाम है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। एक एक करके मैं आइए आपको इनके बारे में बता देता हूं ताकि आप इसके बारे में भी समझ लें। जनाब सबसे पहले ईदी प्रोग्राम के बारे में समझ लें। ईदी टैलेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जनाब इसके अंदर टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स, टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी में भी आपने बोर्ड में फर्स्ट 20 पोजीशन होल्डर्स के अंदर अगर आप आ गए तो ईदी टैलेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के आप अहल हैं। परमानेंट रेजिडेंट आपको होना पड़ेगा, होना चाहिए पाकिस्तान का, आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान, इनमें से किसी एक के आप रेजिडेंट हैं तो आप जनाब एलिजिबल हैं। जनाब दूसरी बात, रिजल्ट करंट सेशन में 2023 में अनाउंस हुआ, 2023 में ही आप ईदी के लिए अप्लाई करेंगे, फुल स्कॉलरशिप मिलेगी जनाब, कोई एनरोलमेंट फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, एग्जामिनेशन ट्यूशन फी, सब कुछ, कुछ नहीं आपको देना पड़ेगा। मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगी आपको, अगर आप लाहौर से बाहर से हैं या कहीं और ऐसी जगह से हैं जहां पे आपको सीए से रिलेटेड आपको ट्यूशन नहीं मिल रही, तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, तो आपको रहने का भी एक्सपेंस दिए जाएंगे। वो कंडीशंस हैं, वही बात कि वो देखेंगे पहले कि कहाँ पे आप, अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां से आपको ट्यूशन मिल ही नहीं सकती, तो फिर आपको क्या है, इसके ऊपर भी स्टाइपेंड मिलेगी। और फिर उसके बाद क्या है जी, पार्शियल स्कॉलरशिप क्या होगा? पार्शियल, एक तो फुल स्कॉलरशिप है। फुल स्कॉलरशिप क्या है कि जनाब आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, 20 पोजीशन होल्डर्स में आप हैं और
आपको एक वो देख लेंगे कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको कहेंगे पार्सल स्कॉलरशिप का भी आपके पास एक अहलियत है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले लीजिए। तो उसके लिए एनरोलमेंट फीस सिर्फ 1500 रुपया होगी, एग्जामिनेशन या एग्जामिशन फी वो सिर्फ 500 होगी, बाकी सब कुछ आपके लिए फ्री है। इसी के बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट एंडोमेंट फंड के ऊपर। स्टूडेंट एंडोमेंट फंड क्या है जनाब? अकेडमिकली ब्राइट जो स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंशियली ब्राइट स्टूडेंट, फाइनेंशियली वो और डिजर्विंग भी है ये, तो जनाब, और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर पर्संस भी इसके अहल हैं कि जनाब वो क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उनके मिनिमम ए ग्रेड या 80% मार्क्स जो हैं वो उनके होने चाहिए इंटरमीडिएट में, 65% होने चाहिए मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर, और मिनिमम 2 Bs होने चाहिए ए लेवल के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं। ये पीआरसी की बात कर रहे हैं। कैफ लेवल के लिए क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कैफ लेवल में जब आपने आना है तो याद रखिएगा, कैफ लेवल में अगर आपको स्टूडेंट एंडोमेंट फंड चाहिए तो उसके लिए आपने ज्यादा से ज्यादा एक दफा पीआरसी में फेल हुए हो, ज्यादा किसी सब्जेक्ट में एक दफा। अगर आप पीआरसी लेवल में एक दफा आपने फेलियर को फेस कर लिया है तो ठीक है, कैश में भी आपको मिल जाएगी स्टूडेंट एंडोमेंट फंड। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तमाम पेपर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक फेलियर होगा कैफ लेवल के अंदर तो जनाब आपको कैफ में भी एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। मजीद तीसरी बात करते हैं जो कि है जी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या है जनाब? आप याद रखें कि आप जब पढ़ते हैं ना, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आईकैप आपसे ये नहीं कहता, ये बात याद रखिएगा, आईकैप बिल्कुल आपसे ये नहीं कहता कि आपने स्टडी ऑनलाइन की है तो जनाब हम आपको मार्क्स कम देंगे, आपने फिजिकल स्टडी की है किसी क्लास के अंदर जाके तो हम आपको ज्यादा मार्क्स देंगे पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़े, फिजिकल पढ़े, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब एसएफएस की बात आती है तो आईकैप आपसे कहता है कि आपने किसी RAET के थ्रू ही हमें इस एसएफएस के लिए अप्लाई करना है। RAET क्या है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है जाकर आईकैप के अंदर, तो आईकैप ये फैसिलिटेशन दे रहा है कि ये जो है वो एसएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनके थ्रू स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई। और मैं अगर बात करूं यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारे पास नियर पेयर है, तो ऑनलाइन इटसेल्फ कोई भी इदारा आपका एसएफएस अप्रूव नहीं करवा सकता। ये बात समझिएगा, अगर आपने उसके ऊपर स्कॉलरशिप लेनी है तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा, आपको किसी RAT से लाजमी अपने आप को एफिलिएट करवाना पड़ेगा। तो जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जनाब आपने RAT जो है वो पीआरसी के अंदर अटेम्प्ट किया हो, कैफ के अंदर हैंड्स ऑन कोर्स अगर आपने लिए हो, ठीक है, 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए इसमें आपके इंटरमीडिएट में, ये जरूरी है। और इसी तरह फाइनेंशियली डिजर्विंग होना चाहिए आपको, जो RAT है वो कहेगा कि यस, और उसमें 2 किस्म के डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट मिलता है और 90% से ज्यादा भी मिल जाता होता है। उसके ऊपर बाकी फर्दर मैं बताऊंगा, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं ऊपर नहीं बता पा रहा, वरना आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। मजीद आगे बात करते हैं जनाब। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपकी तरफ से क्वेश्चंस। तो जनाब किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछिए, ताकि उसको एड्रेस किया जाए और आपकी इन तमाम क्यूरीज का आंसर अच्छे अंदाज से किया जाए। तो मुझे बताएं, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं इस वक्त चैट बोर्ड को ओपन करके बैठा हुआ हूँ, किसी बच्चे का सवाल है तो प्लीज पूछिए ताकि मैं उसके आंसर उन्हें दे पाऊँ। जी, एक सवाल आया है, व्हाट अबाउट 2025 स्कीम। बेटा एक बात तो आप याद रखें कि जो 2025 की स्कीम है ना, ये एप्लीकेबल हो रही है, कम से कम इसके ऊपर ही मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि इसकी एप्लीकेबल होने में अभी बहुत टाइम पड़ा है, मिनिमम जुलाई में जाके ना समझें कि ये एप्लीकेबल होगी। और उस स्कीम के मुताबिक क्या है, जुलाई से जो बच्चे पेपर देंगे या पीयर होना शुरू होंगे, तो उसमें ये अभी अप्रूव नहीं हुई, मैं फिर बता दूं, अभी अप्रूव नहीं हुई, इसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक की जो बात है, जो कि आपने पूछा है, तो मैं बताता चलूं कि पीआरसी के अंदर 3 पेपर रह जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे जनाब? PRC 2, जिसे आप QM का नाम देते हैं, इसी तरह PRC 4, सब्जेक्ट्स के नाम बाकी बाद में आ जाएंगे, जिसका नाम हमारे पास है ITA, और PRC 3 और 5, इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो ये थर्ड सब्जेक्ट के तौर पे सामने आएगा, तो फर्स्ट लेवल आपका हो जाएगा इन 3 पेपर्स पर। और फिर उसके बाद कैफ की लेवल, मैं टाइम बचाने के लिए बता देता हूँ, कैफ के अंदर जनाब जो 8 पेपर्स हैं,
8 पेपर्स हैं वो कम हो के 6 पेपर्स रह जाएंगे, बल्कि एक नहीं 7 पेपर्स रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो रहा है और 2 सब्जेक्ट्स को मिलाया जा रहा है, तो टोटल 7 पेपर जो है वो इसके अंदर रह जाएंगे। और जब सीफैब की लेवल है वो अगला स्कीम है, यानी मेन आपका सवाल ये था कि 2000 जो 25 की स्कीम है उसके अंदर क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 2025 की स्कीम के अंदर बेटा पीआरसी लेवल के 3 पेपर हैं और कैफ लेवल के 7 हैं। लेकिन अभी मैं फिर बता दूं ये अभी अप्लाई नहीं हुई और अभी ये अप्रूव भी नहीं हुई, अभी अप्रूव होगी। जी वसीम बेटा यही आपका सवाल था। इन 2025 स्कीम व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैफ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और किसी बच्चे का कोई सवाल तो प्लीज पूछें, मैं देख लूं जी। आल्सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोना बी इजी? बेटा इजी तो अब भी है, मुश्किल तो नहीं है। इजी तो अब भी है, मुश्किल इसमें नहीं है, बस यही है चैलेंजिंग है। आपने डेली टाइम देना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो आप बड़े आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। जी बेटा बिल्कुल ही आसान ही रहेगी। और सवाल पूछें किसी बच्चे का, और कोई क्वेश्चन? जी मैं इस वक्त चैट बोर्ड पे ही हूँ, मुझे प्लीज बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस किया जाए। जी बेटा सवाल नहीं है और किसी बच्चे का? जी आ गया। सर कैन वी क्लियर द पीएससी वी? आई थिंक आपका कहने का मतलब है कि आप पीआरसी को 3 से 4 महीने में कवर कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। पीआरसी के जो पेपर होते हैं ना, ये जरा एक बात समझ लीजिए बेटा, कि जो पीआरसी के पेपर होते हैं ना ये हर 2 महीने में होते हैं, यानी समझे कि साल में 6 दफा इसके पेपर होंगे। ठीक है, तो एवरी 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स आपके पेपर हो रहे होंगे। और उसके लिए आपने याद रखना है जनवरी में फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, सेवंथ मंथ, 9, 11, इस तरह जो है वो इनका क्राइटेरिया चल रहा होता है। तो आप इसको पास कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप पर सब्जेक्ट 1 घंटा 45 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक देते हैं तो आपके लिए आइडियल टाइम इसको पास करने का वो होगा 5 मंथ्स। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं जनाब, फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं नहीं सर मैं उसको ना, वो आपने 3 से 4 महीने का टाइम लिया, तो मैं इसको नाम ये दूंगा कि जनाब आप जिस दिन पेपर हुए तब से शुरू करें, तो 4 मंथ्स का टाइम अगर आपने देना है तो फिर पर सब्जेक्ट आपको टाइम देना पड़ेगा 1.5 आवर्स। ठीक है, पर सब्जेक्ट ये टाइम आप दें, अगर दे सकते हैं तो यस यू कैन पास। तो उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होगा कि स्टार्ट में आपने कैसे इसको करना है, पहले आप सब्जेक्ट पकड़ेंगे पीआरसी 1 स्टार्ट में, फिर उसके बाद आप पकड़ेंगे साथ पीआरसी 2, और इसके साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पीआरसी 5। ये 3 पेपर पहले आप पकड़ें और इन पेपर्स को आपने देना है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने के दरमियान दरमियान। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसकी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी उसी हिसाब से देखना है, 2 महीने बाद जो आपके पास आएगी उसमें बाकी वाले दो दो पेपर्स हैं पीआरसी 3 और पीआरसी 4, वो आप कवर कर लेंगे। तो आप 3 से 4 महीने में कवर कर सकते हैं, यही बात याद रखें। और कोई सवाल? जी अगर हम हाई स्कोर करना चाहें तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो बेटा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें मार्क्स तो आते नहीं है। हाँ, जिस बच्चे की खुदा ना खासा सप्ली है, चूंकि 50% वाला पास होता है, और अगर किसी बच्चे के 49% मार्क्स आए, यानी 49 है आउट ऑफ 100, तो फिर उस बच्चे के मार्क्स शो होते हैं, बाकी के होते नहीं है। तो आपने अगर ज्यादा, हाँ आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा मैं सारा पेपर करके आया, अच्छे अंदाज से करके आया, तो यस आइडियल टाइम मैं कहूंगा 5 मंथ्स है। पहले 3 माह में 3 पेपर, बाकी 2 माह में आपने जनाब पेपर देने हैं बाकी 2, तो 5 मंथ्स में बड़े आइडियल टाइम। और किसी बच्चे का कोई सवाल? मैं देख लूं कोई और सवाल आया है, नहीं और कोई नहीं है। और एक सवाल है जी, एवरी 6 मंथ एवरी 3 मंथ्स, ये क्या सवाल था बेटा, मुझे समझ नहीं आई। इन 2025 स्कीम। जी और कोई सवाल, और किसी बच्चे का सवाल? अच्छा मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत अहम बात, वो ये वाली है कि कुछ स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये सीए मेरे लिए बना भी है कि नहीं, सर मैं फीस दे दूं सर और फिर उसके बाद क्या होगा सर, वो मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, अगर मैं सीए ना कर सका, मुझे लगता है कि मैं अभी देखना चाहता हूँ सीए को सर, तो उसके लिए आपके पास एक, मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। वो क्या है, मैं बता देता हूं बेटा आप लोगों को कि आप आसानी से ये जज कर सकते हो इधर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सी और नॉट। तो उसके लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और वो क्राइटेरिया क्या है, ये जरा बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और देखिएगा कि आपके पास नियर पीयर की तरफ से एक ऑफर मौजूद है, नियर पीयर की तरफ से
आपके पास एक ऑफर मौजूद है, और वो क्या है मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो आइए मैं उसको जरा डिस्कस करूं। आपने क्या करना है कि अपनी वेब पे आना है। वेब पे आने के बाद आपने लिखना है nearpeer.org। लिख दिया, एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपने यहां से जब मेन पेज आएगा तो आपने ये नियर पियर पे क्लिक करना है। ये नजर आ रहा है सबको? ये नियर पियर पे आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने सीए पे क्लिक करना है। जब सीए पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आए तो ये है आगाज बैच। नजर आया सबको? इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आपने इस पे क्लिक किया तो जनाब इसमें मेरा ये जो सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, इसी के अंदर रिकॉर्ड होकर इंशाल्लाह आ जाएगी। और यहाँ पे सारी गाइडेंस मौजूद है, करियर काउंसलिंग है, बेसिक इंफॉर्मेशन है सीए से मुतालिक, कॉमन रीजन है, स्टडी अप्रोच है, न्यू सेशन जो एक पीछे हुआ था अब इसके बाद ये मेरा सेशन यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा लेवल 1 जो पीआरसी है, तमाम टीचर्स की फ्री 10 डेज क्लास। यस जनाब, तमाम टीचर्स की फ्री 10 डेज क्लास आपके पास होगी। आप इन क्लासेस को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इस क्लासेस को जो है वो लेना है, और फिर उसके बाद आप उसके बाद जज कीजिए इधर यू कैन डू सीए और नॉट। आप सब टीचर्स की तरफ आइएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा कोर्स है यहाँ पे PRC 1 बाय सर रेहान सरवर, और इसके साथ साथ मैं जब बात करूं तो मेरा कोर्स है यहाँ पे PRC 5 बाय सर रेहान सर्वर। तो मैंने ये 10 डेज की जो फ्री क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपके सामने रख दी हैं। आप इसके बाद जज कर सकते हैं कि आप सीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये देखिए, जज कीजिए, और फिर उसके बाद आप बताइए कि सीए अगर कर सकते हैं तो आ जाइए इस मैदान में। आपके लिए मैदान खुला पड़ा है। जी, कोई और सवाल किसी बच्चे का? एक सवाल हमारे पास आया है, तो आइए जरा इस तरफ आ जाते हैं, समझ लेते हैं। स्टूडेंट का एक मैसेज, कैन आई मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप पर्सनली टू शेयर माई एंटायर केस एंड गेट सम एडवाइस। एडवाइसेस वर्ड नहीं होता बेटा, क्योंकि PRC 1 में मुझसे ही पाला पड़ना है तो मैं बता दूं एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, ये याद रखिएगा। अच्छा खैर, तो जज्बाती नहीं होना, ऐसा होता होता है, क्योंकि मैं तो वो सारा बताऊंगा आपको, वो सारा शेयर करूंगा। तो बेटा मैं बिल्कुल बता ही देता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि याद रखें कि दिस इज माई नंबर। आपने इसको, इस पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपकी क्यूरीज हैं आई विल पर्सनली रिप्लाई यू देयर। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इसके ऊपर आप सबको रिप्लाई दिया जाएगा, और आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो सारी की सारी क्यूरीज आपको रिप्लाई कर दी जाएंगी। सर रेहान, सर रेहान, मैं दोनों बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको उर्दू समझ आती है, इंग्लिश दोनों। तो जनाब ये नंबर नोट कीजिए, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको तमाम क्यूरीज इंशाल्लाह आपको आंसर की जाएगी। किसी बच्चे का कोई और सवाल? जी, एनरोलमेंट के 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते? बेटा आप बिल्कुल दे सकते। एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, वो ये वाली बात है, इसको याद रखना है बेटा, कि जब आप सीए के अंदर आ जाते हैं ना, जब आप सीए के अंदर आप एंटर हो गए, तो उसमें जब पहला पेपर आप पीआरसी का देंगे, फर्स्ट पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन चाहे करवाएं ना भी करवाएं, आपने फर्स्ट पेपर की बात मैं भी बोल रहा हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो सीएन नंबर आ जाता है, उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं किसी भी वक्त। तो जनाब फर्स्ट पेपर जब आप देंगे तो तब से आपका 12 मंथ्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 12 मंथ्स का, कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने पीआरसी कवर करनी है। फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपने 12 महीनों में सिर्फ 3 पेपर पास किए। अगर 3 पेपर आपने पास किए हैं ना, तो आई क्या कहता है गुड, सीरियस लग रहे हैं आप, चलो कोई बात नहीं, हम आपको 3 मंथ्स और देते हैं, वो बाकी 2 पेपर पास कर लो, वरना डिसक्वालीफाई हो जाओगे। सवाल आता है कि सर अगर मैं 3 पेपर पास ना कर सकूं, 2 पेपर करूं, खुदा ना खास्ता, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर 45 से 1 आवर पढ़ते हैं आप, 45 मिनट से 1 आवर पर सब्जेक्ट, तो आप बड़े आराम से 5 माह में कवर करेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट है जो फिर भी सीरियस नहीं होता, उसको 10 माह के बाद याद आता है अब मैंने सीरियस होना है। तो जनाब जिस बच्चे के 3 पेपर पास नहीं है, 3 से कम है, तो जनाब रियली सॉरी टू से आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, अब आप सीए में नहीं आ सकते। अगर आपने 3 पेपर पास कर लिए विद इन 12 मंथ्स, तो आपको 3 मंथ्स और मिल जाएंगे। और अगर 15 महीने के बाद की बात करते हैं कि आप, अगर एक पेपर आपका रहता है, तो उस सूरत में भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन एक खुशखबरी है छोटी सी आप लोगों के लिए, कि अगर आप आई कैप के पास पर्सनली विजिट करें, उनके पास जाएं, तो हो सकता है कि वो आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे दें। और जी, और किसी बच्चे का सवाल? जी जी जी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो ये तो मैं बताता रहता हूँ कि मजबूर हूँ। और किसी बच्चे का सवाल? जी 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 जी, थैंक यू कासिम, आपने नंबर शेयर किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब बच्चे अब इससे पता लग लग जाएगा उन्हें।
जी बेटा, कोई और सवाल नहीं है जी? तो चलें फिर अब हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। कोई और अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने के लिए, हमारी टीम जो है वो हर वक्त आपके लिए रेडी है। तो जी एक सवाल है, वासिह का के एनरोलमेंट के फौरन बाद फर्स्ट टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लें। CN नंबर जिस दिन आपके पास आएगा, अगर टाइम एडमिशन का बचा हुआ है तो आप फौरन दे सकते हैं पेपर, और एडमिशन भेज सकते हैं पेपर के लिए। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। टिल देन आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।